हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 3 में। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज हम एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, एंथैल्पीज पढ़ेंगे, जिस पर बेस्ड डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। तो ध्यान से देखना जरा आप। सबसे पहले सभी लोगों का वेलकम है। शुरू करते हैं एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी एक तरीके से क्या होती है? एंथैल्पी का मतलब एनर्जी ही होता है, हीट ही होता है ना। लेकिन हम इसको डिफाइन क्यों करते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो आपकी कांस्टेंट प्रेशर पर होती हैं। तो हीट को कांस्टेंट प्रेशर पर ही हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। और एब्सोल्यूट वैल्यू एंथैल्पी की नहीं निकाल सकते, जैसे हम इंटरनल एनर्जी की नहीं निकाल सकते थे। इसलिए एंथैल्पी को आपने देखा होगा हमेशा ऐसा लिखा रहता है, ये डेल्टा एच। देखो आप लोग कभी भी बुक्स में देखते होंगे एंथैल्पी आपको ऐसा मिलेगा, डेल्टा एच। मतलब ये भी एक क्या है? स्टेट फंक्शन है, ये ध्यान रखना है ना। तो चलो शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं एंथैल्पी की जो इक्वेशन होती है वो होती है H इज इक्वल टू U प्लस पीवी। ठीक है, पीवी वर्क, इंटरनल एनर्जी और इसका सम कर दो तो क्या आ जाता है आपका? एंथैल्पी। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि U की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते तो H की कैसे निकाल लोगे, है ना। तो ये जो H है इसको मैं कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस क्या लिख सकता हूं? डेल्टा पीवी। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। तो आपकी इक्वेशन जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, क्या? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी इंटू वी। ये होता है एंथैल्पी की मेन इक्वेशन जो आपको याद रखनी है। और एंथैल्पी एक्चुअल में क्या होता है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को ही हम एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तो देखो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर ही होती हैं। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट एंथैल्पी चेंज। जैसे आपका हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू हुआ करता था, वैसे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको मैं क्या लिखूंगा? क्यूपी लिखूंगा, वो क्या होता है? डेल्टा एच होता है आपका। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, ये एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, स्टेट फंक्शन है। क्यों? डेल्टा एच क्या लिखते हो आप? H2 माइनस H1। तो क्या बोलोगे इसको आप? स्टेट फंक्शन। तो ये ध्यान रखना, एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब हम यहां पर रिलेशन डेवलप करेंगे एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज में। ये समझ गया ना कैसे लिखा भाई? यहां पर मैं एक बार फिर समझाता हूं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी जो लिखा वो आपने ऐसा लिखा, H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1 और H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। दोनों रिएक्शन को माइनस कर दिया, फाइनली आ गया। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिखना की जरूरत है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्या? MI स्टार लगाएंगे। नंबर 1, अगर इफ P कांस्टेंट, अगर इस इक्वेशन में मैं आपसे बोलूं प्रेशर कांस्टेंट, तो आप डेल्टा H इज इक्वल टू क्या लिखोगे? डेल्टा U। वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये लिखोगे आप। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इफ V कांस्टेंट, अगर V कांस्टेंट होगा तो आप डेल्टा H क्या लिखोगे? फिर आपका P वेरिएबल हो जाएगा तो V डेल्टा P हो जाएगा। अब आपका समझ रहे हो बात को? तो P कांस्टेंट हो सकता है, V कांस्टेंट हो सकता है ना। अगर दोनों ही वेरिएबल हैं तब आप ये लगाना। ठीक है, यहां पर क्या है? P एंड V बोथ वेरिएबल, P कॉमा V बोथ वेरिएबल। अगर ये दोनों वेरिएबल हैं तो आप ये लगाओगे। ठीक है, और अगर P कांस्टेंट तो ये, V कांस्टेंट तो ये। मतलब यही याद रखो, इसी में ही P को कांस्टेंट कर देना तो P बाहर कर देना, V को कांस्टेंट कर देना तो V बाहर कर देना, वही हो गया। तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं यहां पर डेवलप करने वाला हूं एक रिलेशन डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में। तो ध्यान से देखना जरा, डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन कैसे आएगा। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है, आपको फाइनल रिलेशन याद करना है, लेकिन मैं आपको एक बार इसका डेरिवेशन बता देता हूं। ठीक है, डेरिवेशन से मतलब नहीं, बस एक बार देख लो, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो ध्यान से देखना, आपको फाइनल इक्वेशन याद करनी जो कि मैं अभी लिखूंगा, डेरिवेशन से निकाल लेते हैं। देखो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि अगर P कांस्टेंट है तो मैं इसको लिख सकता हूं P डेल्टा V, और कंडीशन लिखते जाना, P क्या है यहां पर? कांस्टेंट। चलो भाई बात ये समझ में आती है हमें। ठीक है, अब ये जो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P डेल्टा V लिखा है, अब यहां पर मैं इसको क्या लिख रहा हूं? ध्यान से देखना जरा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्या? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू और P डेल्टा V को आप क्या क्या लिख सकते हो? अगर आप P डेल्टा V को लिख रहे हो डेल्टा NGRT, कहां से लिखा ये बेटा? PV इक्वल टू NRT है ये। अरे बेटा PV इक्वल टू NRT है। क्या है?
पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो वहीं से ही लिखा कि अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है और मोल चेंज हो रहे हैं, डेल्टा एनजी आपको निकालना आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ऐसे ही निकालते हो आप, है ना। तो डेल्टा एनजी आप निकाल लोगे, पी डेल्टा वी की जगह ये पुट कर दो, तो रिलेशन आ गया क्या, डेल्टा एनजी आर टी। तो जो रिलेशन आपको याद रखना है, इसको मैं थोड़ा सा किनारे कर लेता हूं। जो रिलेशन आपको याद रखना है, जिस पर बेस्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, वो यही रिलेशन है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस रिलेशन को आपको याद रखना है, क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एनजी यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। अभी मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यूनिट क्या रखोगे, यूनिट यूजुअली इसकी यूनिट जूल दी जाती है या किलो जूल दी जाती है, ठीक है। इसकी यूनिट भी फिर किलो जूल में लेना, और फिर इसकी यूनिट भी फिर तुम्हें किलो जूल में लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो तीनों की यूनिट किलो जूल में। अगर ये किलो जूल रखोगे तो आर तुम्हें हमेशा यहां रखना पड़ेगा इस इक्वेशन में 25/3। 8.314 को मैंने थोड़ा सा और अच्छे से लिख दिया 25/3 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो डेल्टा एनजीआरटी की आएगी, ये तुम्हारी जूल में आएगी। उसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें इसमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये किलो जूल में रहेगा, इसको किलो जूल में निकलवा लेंगे, या ये किलो जूल में रहेगा, इसको किलो जूल में निकलवा लेंगे। यहां तुम्हें क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना और आर ये रखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप इस इक्वेशन को याद रखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। एक वेरिएशन और हो सकता है, मान लो टेम्परेचर वेरी करा दिया, मोल फिक्स है, तो मैं यहां पर इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एनआर डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे लिखा आपने, पी डेल्टा वी को यहां लिखा एनआर डेल्टा टी, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। तो कभी अगर टेम्परेचर वेरी करवा रहे हो तो आप ये लगा देना। ऐसा यूजुअली नहीं मिलेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसके रहते हैं आपके, है ना। ऐसा एक आध बारी कहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से मिलेंगे। समझ गए बात को, फटाफट से इसको नोट कर लो, साथ साथ नोट्स भी बनाते जाओ अपने, बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको, है ना। चलो पॉज करके नोट कर लिया करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो भाई प्रैक्टिस कर लेते हैं अब इस पर बेस्ड। ध्यान से देखना जरा, आपसे पूछा है कि डेल्टा एच, क्या पूछा है, ध्यान से देखो, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, किसके लिए ऐसा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, जरा यहां पर आ जाओ इस जगह, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा किनारे लिख रहा हूं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं, बताओगे, दिख रहा ना इतना, यहीं पर ही कुछ बातें लिख लेते हैं। क्या, केस 1 बताना जरा, अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 हुआ, आर और टी तो वैसे ही प्लस में होते हैं, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो डेल्टा यू में कुछ ऐड कर रहे हो तब डेल्टा एच आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगा, ग्रेटर देन डेल्टा यू होगा, सिंपल सा। केस 2, अगर मैं आपसे बोलूं डेल्टा एनजी लेस देन 0 है, तो बेटा अब क्या होगा, लेस देन 0 मतलब यहां माइनस आ जाएगा, मतलब डेल्टा यू में से कुछ कम कर रहे हो, इसका मतलब डेल्टा यू में से कुछ कम कर रहे हो तब डेल्टा एच आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा यू ज्यादा है। भाई पहले केस में तुम ऐड कर रहे थे कुछ इसमें, दूसरे केस में इसमें से माइनस कर रहे हो, और तीसरे केस में कुछ नहीं करोगे। देखो जरा, तीसरे केस में डेल्टा एनजी अगर 0 हो गया तो डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये केसेस आप ध्यान रखना, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन था ये वाला। देखो ऐसा, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू फॉर, हमें पता है डेल्टा एनजी क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए, तभी तो ये कम होगा डेल्टा एच। तो ये चेक कर लो डेल्टा एनजी लेस देन 0 किसमें, इस वाले में बताना जरा, ये गैस ये गैस ये गैस, इधर गैस के टोटल मोल 2 हैं, जो कॉफिशिएंट है उसी को मोल बोल देते हैं ना। तो एक ये कॉफिशिएंट, एक इसका कॉफिशिएंट है, तो 2 हो गया, इधर कॉफिशिएंट 1 है, तो डेल्टा एनजी क्या आ जाएगा 2 - 1, मतलब ग्रेटर देन 0। 1 आ गया मतलब ग्रेटर देन 0, मुझे लेस देन 0 चाहिए। इधर देखो सॉलिड को छोड़ देना, गैस ले लेना, तो यहां गैस के मोल कितने हैं 1, इधर कुछ नहीं है, तो डेल्टा एनजी यहां क्या आ गया 1, मतलब ग्रेटर देन 0। बहुत सिंपल है भाई, देखते जाओ बस, आपको सब सिखा देंगे। यहां देखो 3 और 1 4, ठीक है, यहां 1 और 1 2, तो डेल्टा एनजी क्या आ गया, डेल्टा एनजी आ गया 2 - 4 मतलब -2, और डेल्टा एनजी -2 आएगा। थोड़ा और इधर लिख लेते हैं, तीन और 1 4, ठीक है, 1 और 1 2, डेल्टा एनजी जो आएगा वो आएगा -2, जो कि क्या है लेस देन 0, दिख रहा है ना इतना।
-2 आएगा जो कि लेस देन 0 है। ठीक है, मतलब यही आंसर हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं इसका। इधर डेल्टा एन है आपका 2, इधर एन है 4, तो डेल्टा एन जी कितना आ गया 4 माइनस ये 4 है। ठीक है, 4 माइनस 2 मतलब 2 आ जाएगा, और 2 क्या होता है आपका ग्रेटर देन 0। सिंपल मैथ्स तो पता ही आपको है ना। तो ये कहानी है, सी आंसर है इसका, चेन्नई। ठीक है, अगला देखो जरा, इसको चेक कर लो एक बार। डेल्टा एन जी क्या है, लेस देन 0 चेक कर लो, है ना, सिंपल सा। आगे बढ़े, सॉरी। फाइंड डेल्टा यू एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये इक्वेशन दी है, डेल्टा एच दिया है। तो देखो न्यूमेरिकल कैसे अप्लाई करना है आपको, देखना न्यूमेरिकल में कैसे चलोगे। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही लगाओगे फॉर्मूला, यही लगाओगे ना। आप ध्यान से देखना जरा, डेल्टा एच कितना 82, तो 82 रख दो किलो जूल में, ध्यान रखना। डेल्टा यू भी तुम किलो जूल में निकालोगे क्योंकि वो भी किलो जूल में, प्लस डेल्टा एन जी निकालना इधर। अच्छा ये तो सॉलिड है बेटा, सॉलिड है, लेना नहीं, ये सॉलिड है नहीं लेना, बस यहां ले लो 1, मतलब डेल्टा एन जी इसका क्या आ गया 1 आ जाएगा, इधर तो 0 ही है ना। ठीक है, मतलब डेल्टा एन जी 1 रख दो, यहां 1 रख दिया। इंटू आर कितना रखते हो 25/3, और इंटू टी कितना रखते हो 300, क्यों 27 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देंगे, केल्विन में रखते हैं टेम्परेचर, और डिवाइडेड बाय यहां करना पड़ेगा तुम्हें 1000, ध्यान रखना। ऐसे सॉल्व करना है, क्या ये किलो जूल में, ये किलो जूल में, इसको भी किलो जूल में बनाना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। 3 से ये उड़ाते हैं, कितना हो गया ये 100, और एक 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, मतलब 25/10 मतलब 2.5। तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू क्या आ जाएगा 82 माइनस 2.5, ये भी किलो जूल में बना दिया मैंने, है ना। और 82 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा 80.5 हो जाएगा ना, सही है क्या। 82 माइनस 2.5 या 79.5 कितना होगा, 2.5 ऐड करके देख लो ना इसमें। हाँ सही है, नहीं सही नहीं है, ये होगा आपका 10 3 83, तो ये आएगा आपका 79.5। अब सही है, हाँ सही है ना, 79.5 और आधा 80 होता 2 80। ठीक है, तो डेल्टा यू इतना आया, किस में आया ये किलो जूल में आया, सही है। ऐसे करना है आपको, अप्लाई करना सीख लो भाई। इस वाले चैप्टर में बड़ी दिक्कत होती है लोगों को कि सर आर क्या क्या रखना है। वर्क में हम आर अलग तरीके से रखते थे, वो मैंने बताया था डिटेल में, अच्छे से देख लो पिछला लेक्चर। यहां आर तुम्हें क्या रखना है, और 1000 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि किलो जूल में मामला चल रहा है ये पूरा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो भाई पॉज करके नोट भी करते जाना साथ साथ। आगे देखो जरा, 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस, ध्यान से देखना जरा क्या लिखा है। 1 मोल ऑफ, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है इसमें थर्मो में। 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस, पढ़ना तो सभी जगह जरूरी है, यहां थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज करना है क्योंकि एक एक वर्ड का मतलब यहां पर रहता है ना। अंडरगोज अ स्टेट फ्रॉम 1 atm 3 लीटर 200 केल्विन टू 4 atm 5 लीटर 250 केल्विन विद अ डेल्टा यू इज इक्वल टू 40 लीटर एटीएम। तो फाइंड डेल्टा एच, यहां कुछ नहीं लिखा ब्रैकेट में, किसी यूनिट में निकालना है तो लीटर एटीएम में ही निकालेंगे। अब ध्यान से देखना जरा, डेल्टा एच का फॉर्मूला लगाएंगे क्या, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी लिखूंगा मैं। क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैंने बोला था कि प्रेशर वॉल्यूम दोनों वेरिएबल हैं, तो आपको यह लगाना पड़ेगा। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, देखो पी और बी बोथ वेरिएबल, तो तुम्हें यह लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए ना कहानी। हाँ, तो अब क्या करोगे तुम, यहां पर डेल्टा यू कितना है 40, और डेल्टा पीवी को क्या लिखोगे तुम P2 V2 माइनस P1 V1 ऐसा। ठीक है, इसको अभी 40 अगले स्टेप में रख देंगे, ऐसा है। ठीक है, डेल्टा यू कितना है 40, अब पुट कर दो, प्लस P2 V2 P2 V2 P2 V2 5 इंटू 4 20 माइनस 3 इंटू 1 3, और 20 माइनस 3 कितना होता है 17, और 40 प्लस 17 57 लीटर एटीएम। सिंपल क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना, हर बार ऐसे रट के नहीं जाना कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, फंस जाओगे फिर तो, है ना। अगर प्रेशर वॉल्यूम वेरी तो ऐसे करना है। ठीक, अगला सवाल देखो, हर एक अलग अलग वेरिएशन का क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए ताकि इससे रिलेटेड और जितने भी सिमिलर क्वेश्चन होते बना लोगे आप, है ना। फाइंड डेल्टा यू फॉर कंबशन ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ बेंजीन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको कंबशन रिएक्शन दी है और डेल्टा एच कंबशन दे रखा है आपको यहां पर, डेल्टा एच, है ना। अब देखना जरा ध्यान से,
फॉर्मूला आपको पता ही है कौन सा लगना है, यही वाला लगना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को यहां पर पुट कर रहा हूं, देखो -3270 किलो जूल में है, इज इक्वल टू डेल्टा यू बेटा निकालना है, प्लस डेल्टा एन जी बताना इसका क्या है, इसका डेल्टा एन जी, इसका डेल्टा एन जी है, ये तो लिक्विड है, ये 6 है, और ये कितना 15/2 को 7.5 लिख दूं, दिख रहा है 7.5, बहुत छोटा दिख रहा है, तो यहां लिख देता हूं साइड में, डेल्टा एन जी क्या आएगा, 6 हो गया यहां पर ये, और ये -7.5, मतलब -1.5, ये तुम्हारा डेल्टा एन जी आ गया। मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी 1 मोल बेंजीन के लिए निकाल रहा हूं, इसके लिए मैं 1 मोल बेंजीन के लिए पूरा कैलकुलेशन कर लेता हूं, और मुझे 1.5 के लिए निकालना है, तो लास्ट में इंटू 1.5 कर देंगे, आ जाएगा आंसर, है ना। तो 1 मोल के लिए पहले पूरी कैलकुलेशन कर लो, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी कितना है -1.5, आर कितना रखते हो 25/3, टेम्परेचर कितना 300, और डिवाइडेड बाई किससे 1000, क्योंकि मामला किस में चल रहा है, किलो जूल में चल रहा है ये, है ना। तो 1000 से यहां डिवाइड करना, पूरा डिवाइड नहीं करना, सिर्फ इतने पार्ट में, क्योंकि डेल्टा यू तो ऑलरेडी किलो जूल में ही आएगा। सॉल्व कर लें थोड़ा सा, 3 से 300 कितनी बार गया, 100 बार, 1 2 1 2 ऐसा कट गया। ठीक है, और 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूं, 3/2 का मतलब कितना हो गया 25, और यहां में 3, चलो लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, -3270, मतलब आंसर आ गया। अब आपका देखो डेल्टा यू, यहां माइनस बाहर निकाल दूं, इसको लिख रहा हूं मैं 3/2, और ये हो गया 25/10, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 75/20, ठीक है 75/20, तो -3270 इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 75/20, 75/20 कितना 7.5/2, 7.5 कितना हो जाएगा 7.5 का आधा कितना होता है, 2 से काट देंगे 3.75, ये सॉल्व करोगे 3.75, डेल्टा यू -3.75, और उसको उस तरफ ले जाता हूं मैं, तो ऐसा दिखेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू -3270 माइनस इधर गया तो प्लस हो जाएगा 3.75, और 3270 में से 3.75 को हम माइनस कर देंगे, सॉल्व कर लेते थोड़ा साइड में, 3.75 को मुझे माइनस करना है, तो ये 25 हो जाएगा, नहीं 5, हाँ सही ना, 25 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 4 6, और यहां हो जाएगा 1 6, 3266.25, ठीक है 3266.25 हो जाएगा ये, -3266.25, ये क्या आया तुम्हारा डेल्टा यू, सही है ना। एक बार चेक कर लो, -3270 डेल्टा यू, और ये रखा मैंने डेल्टा एन जी आर टी, 1000 से डिवाइड क्यों किया ये ध्यान रखना, किलो जूल में लेना पड़ेगा आपको, है ना। ये 3/2 पुट कर दिया, ये 25/10 आया, 303 वाई कट गया, 25 × 3 75, ये 20, 75/2 37.5, और डिवाइड बाई 10 मतलब 3.75, और इसमें इसको ऐड मतलब माइनस करना था, तो 3.66, एक बार चेक कर लो, 25 और 75 100 हो गए, 6 3 9 10, ठीक है सही है बिल्कुल, है ना। अब ये डेल्टा यू आया, ये किसके लिए आया 1 मोल के लिए, तो मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है, यहां पे लिख देता हूं, फॉर 1.5 मोल्स, ये तो 1 मोल के लिए, ये किसके लिए है फॉर 1 मोल, तो अब मैं क्या लिखूंगा फॉर 1.5 मोल्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू -3266.25 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.5 मतलब 3/2 से, सही ना, 1.5 मतलब 3/2 से, और इसको सॉल्व कर लो कितना आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 3266 भी ले लूं, ठीक है 0.25 हटा भी दूं, ऐसे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आप एग्जैक्ट कर लेना, अगर मैं इसको 3266 ले लूं तो डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, तो 2 से कटेगा ये कितना 1 6 3 3, और 16 33 × 3 5000 के आसपास आएगा, 3 9 9 18 1 3 1 4 4899, ठीक है आप अपने हिसाब से कर लेना कैलकुलेशन, मैंने कर दी है रफ कैलकुलेशन, 4899 आएगा आपका ये, -4899 किलो जूल में आएगा, ठीक है। यहां था 1 मोल के लिए, तो 1.5 मोल के लिए उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए कहानी, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस तरीका आप देख लो कैसा है, ठीक है तरीका कैसे अप्लाई करना है आपको।
डेल्टा एच किलोजूल, डेल्टा यू भी किलोजूल, और यहां किलोजूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो जल्दी से पॉज करके। आगे चलते हैं बेटा हीट कैपेसिटी पर। अगला टॉपिक है हमारा क्या, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है आपको अगर पहले से पता हो तो बताओ जरा। हीट कैपेसिटी की बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे अपन। देखो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड या हीट रिक्वायर्ड है ना, द एनर्जी या हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई सिस्टम कितनी हीट एब्जॉर्ब करे अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। तो मैं यहां पर इसका फॉर्मूला बना सकता हूं। क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, देखना। इसके लिए मैं लिख सकता हूं हीट कैपेसिटी, सी या फिर सीटी लिखते हैं। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं टोटल हीट कैपेसिटी। सी या सीटी क्या होता है, टोटल हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो सी लिखो या सीटी लिखो, तो ये मैं लिखूंगा हीट एब्जॉर्ब को क्या लिखते हो, प्लस क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ऐसे लिखना है आपको, प्लस क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये बनेगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, सी इज इक्वल टू हीट कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है पर डिग्री सेंटीग्रेड मतलब डेल्टा टी। सिंपल सा। मोलर हीट कैपेसिटी, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं बेटा मोलर हीट कैपेसिटी। इसका नाम है मोलर हीट कैपेसिटी, सीएम। अब ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, ध्यान से देखना। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब पूरी डेफिनेशन यही, सिस्टम की जगह क्या है, देखो द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। बस यहां डेफिनेशन में 1 मोल ऑफ द सिस्टम लिख लो। डेफिनेशन बार बार नहीं लिखूंगा, बस समझ लो आप। क्या यही डेफिनेशन है, बस आपको मोल कितने लेने हैं, 1। ये ध्यान रखना, 1 मोल ऑफ द सिस्टम। तो मैं यहां पर सीएम का फॉर्मूला बनाऊंगा, तो सीएम का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय मोल, और डेल्टा टी नीचे रहता है। देखो जरा क्या डिफरेंस है दोनों में। वहां पर मोल आएंगे जितने भी मोल दिए हुए हैं, क्योंकि वो पर मोल होता है। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब यही ना। और मैंने आपको ये बताया था, ये एक्सटेंसिव होता है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिवीजन इंटेंसिव होता है, ध्यान रखना। और जहां भी मोलर आ जाए, स्पेसिफिक आ जाए, वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, टोटल हीट कैपेसिटी, है ना। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, किसका, सीएम का। ध्यान रखना, फॉर्मूले में ही डेफिनेशन है और डेफिनेशन में ही फॉर्मूला है। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब पर मोल के लिए 1 मोल ऑफ दिस सिस्टम, है ना। अगला है सीएस या फिर एस। ये होता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके बारे में तो आपने बचपन में भी पढ़ा था। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है बेटा, ये है तुम्हारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना। मैं लिखूंगा सी एस या फिर एस इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डेल्टा टी। ऐसा मतलब स्पेसिफिक का मतलब यूनिटी, मतलब 1 ग्राम के लिए। ध्यान रखना, मोलर मतलब 1 मोल के लिए, स्पेसिफिक मतलब 1 ग्राम के लिए। तो यही डेफिनेशन है, बस यहां क्या बोलोगे, 1 ग्राम ऑफ द सिस्टम। इसमें 1 मोल, इसमें 1 ग्राम, बस ये कहानी है। तो सी एस इज इक्वल टू क्यू बाय डब्ल्यू डेल्टा टी। बचपन में आपने इसको ऐसे पढ़ा था, क्यू को आप लिखते थे कैपिटल क्यू, याद करो बचपन में। ठीक, यहां डब्ल्यू को लिखते थे मास, सी एस को एस लिखते थे, और डेल्टा टी याद करो जरा। याद आया? अरे ये इक्वेशन सबको याद रहती बचपन में, एम एस डेल्टा टी, वही है फॉर्मूला, ये सेम ही है। बस हम अब क्यू को छोटा क्यू लिख रहे हैं और एस को सी एस लिख रहे हैं और एम को डब्ल्यू लिख रहे हैं, क्योंकि एम मोलैरिटी से कंफ्यूज ना हो, मास से कंफ्यूज ना हो, मोलर मास से कंफ्यूज, तो डब्ल्यू लिख दो, वेट। ठीक है, ऐसा समझ गए। तो ये और ये सेम ही है, ये दोनों। चलें आगे, डिफरेंस समझ में आया। टोटल हीट कैपेसिटी किसके लिए डिफाइन है, ये 1 मोल के लिए, ये 1 ग्राम के लिए। आगे बढ़ेंगे, देखो
आगे आओ, ध्यान से देखो, सीपी। सीपी क्या होता है? हीट कैपेसिटी। ये है आपकी वही टोटल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेफिनेशन वही है, बस लास्ट में क्या लगाओगे? एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो डेफिनेशन में क्या बोलूंगा? द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेफिनेशन आपकी वही है। मतलब अब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? Cp इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस QP डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर आप ले रहे हो, तो हीट भी तो कांस्टेंट प्रेशर पे लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? बहुत ध्यान से समझना। Cp क्या लिख रहा हूं मैं? QP बाय डेल्टा टी दिख रहा है ना? समझ लो। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो भाई हीट भी कांस्टेंट प्रेशर भी लोगे ना, क्या बात कर रहे हो? CPM देखो जरा, वही है ये। कौन? ये वाली मोलर हीट कैपेसिटी है, लेकिन कहां पर? एट कांस्टेंट प्रेशर पर। समझ गए? तो ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो मैं क्या लिखूंगा? CPM। CPM मतलब क्या बोलोगे इसको? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो CPM इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? देखो जरा, CPM इज इक्वल टू प्लस QP डिवाइडेड बाय N डेल्टा टी। देखो, प्लस QP डिवाइडेड बाय N डेल्टा टी। भाई हीट तुम्हारी कहां पे आ गई? एट कांस्टेंट प्रेशर आ गई ना, तो इसका फॉर्मूला ये बना। तो सारे मिलते जुलते ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बस देख लो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अगला देखो, CPS स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना? क्या बोलूंगा इसको? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान से देख लो जरा, कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बेटा ये। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे बेटा, ये आएगा CPS इज इक्वल टू प्लस QP अपॉन W डेल्टा टी। भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बेटा हीट भी तो कांस्टेंट प्रेशर पे लेनी पड़ेगी, है ना? तो ऐसा होता है ये। तो बेटा इसका फॉर्मूला हो गया ये। समझ गए कहानी? आगे बढ़े, देखते जाओ बस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंज हो रहा है। पॉज कर लो, नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। अगला देखो, CV। कांस्टेंट प्रेशर हटा के क्या लगा दो? कांस्टेंट वॉल्यूम लगा दो, बस खत्म। तो ये क्या हो गया आपका? CV हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कहानी वही है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। वहां था एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सभी के फॉर्मूले लिख देता हूं मैं, क्या बनेंगे देखो। इधर आएगा CV इज इक्वल टू प्लस QV अपॉन डेल्टा टी। इधर आ जाएगा नीचे N। CVM इज इक्वल टू प्लस QV अपॉन N डेल्टा टी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इधर क्या आएगा? CVS इज इक्वल टू प्लस QV अपॉन W डेल्टा टी। खत्म कहानी। डिब्बे में बंद कर दो इसको, नोट कर लेना। देखो समझ गए कहानी? फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़े।
आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हीट कैपेसिटी से रिलेटेड मैं यहां पर लिख रहा हूं। जैसे मेयर्स रिलेशन होता है, एक मेयर्स रिलेशन आपका क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं उसके बारे में देखेंगे। मेयर्स रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेशन बताऊंगा, लेकिन आपको डेरिवेशन से मतलब फाइनल फॉर्मूला जो लिखूंगा बॉक्स में वो याद रखना। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, ये लगा रहा हूं फॉर्मूला। पीछे मैंने बताया था अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो आपको ये भी लगाना पड़ सकता है। देखो ध्यान से देखना, कहां बताया था मैंने, ये दिख रहा है यहां पर कोने में लिखा है, बिल्कुल हैशटैग लगा लो यहां पे, है ना। ये देखो, तो आप यही अप्लाई कर रहे हो यहां पे, है ना। अब ध्यान से देखना, मैं एन डेल्टा टी से डिवाइड कर रहा हूं, एन डेल्टा टी से, तो डेल्टा एच अपॉन एन डेल्टा टी, डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी, सभी जगह एन डेल्टा टी से डिवाइड कर रहा हूं, एन आर डेल्टा टी अपॉन एन डेल्टा टी। अब देखो क्या क्या कट गया, काफी अच्छी अच्छी चीजें कट गई, देखना एन से एन कट गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, इधर मैं डेल्टा एच को लिख रहा हूं क्यूपी अपॉन एन डेल्टा टी, यहां लिख रहा हूं मैं क्यूवी अपॉन एन डेल्टा टी प्लस आर। अब ये जो क्यूपी अपॉन एन डेल्टा टी है यही तो तुम्हारा सीपीएम है, और ये जो क्यूवी अपॉन एन डेल्टा टी यही तो तुम्हारा सीवीएम है। क्यों, देखो यार अभी तो पढ़ के आए हो पीछे, देखो क्यूपी अपॉन एन डेल्टा टी ये सीपीएम है, क्यूवी अपॉन एन डेल्टा ये सीवीएम है ना। तो ये लिख रहा हूं मैं यहां पर सीपीएम मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू सीवीएम प्लस आर, ठीक है। मतलब सीपीएम माइनस सीवीएम इज इक्वल टू आर, ये आपको फाइनल फॉर्मूला याद करना है। फिर बोल रहा हूं डेरिवेशन से बिल्कुल मतलब नहीं है, डेरिवेशन में आपको घुसना भी नहीं है ज्यादा, एक बार देख लो कि ऐसे होता है, फाइनल आपको इसी से ही आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तरीका है, हीट कैपेसिटी सॉरी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी रखा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यूवी रखा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पर करेंगे, पहले ये 2 पॉइंट पढ़ लो, इसी से रिलेटेड, हीट कैपेसिटी से रिलेटेड है। क्या, हीट कैपेसिटी जो सी या सीटी होता है वो पाथ फंक्शन होता है ना, क्योंकि क्यू पाथ फंक्शन है आपका, बट सीपी और सीवी ये कांस्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। जो हीट कैपेसिटी है वो तुम्हारा पाथ फंक्शन होता है, लेकिन जो सीपी सीवी हैं वो हमारे कांस्टेंट्स होते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हीट कैपेसिटी वेरी करती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, डिपेंड करता है प्रोसेस कैसी है, मतलब ये ध्यान रखना, हीट कैपेसिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती है, ठीक। अब एक क्वेश्चन है, राइट सीपी माइनस सीवी फॉर दिस। उन्होंने यहां सीपीएम सीवीएम नहीं लगाया, उन्होंने क्या बोला, सीपी सीवी बोला, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं यहां लिखता हूं सीपी माइनस सीवी, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, इसकी इक्वेशन तो हमें नहीं पता, हमें तो इसकी इक्वेशन पता है ना, ध्यान से सुनना, इसकी इक्वेशन पता है, इसकी नहीं पता। तो इससे मुझे इसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है बताओ जरा। सीपीएम क्या होता है तुम्हारा, प्लस क्यू पी अपॉन एन डेल्टा टी, ये लिखा ऊपर, ये ठीक है, और ये क्या लिखा है तुम्हारा, क्यूबी बाई टी। अब सुनना जरा, अगर मैं इतने पार्ट को पूछूं आपसे क्या है ये, इतने पार्ट को क्या है ये, तो आप बोलोगे सर ये इतना पार्ट सीपी है और ये सीवी है। तो आप क्या करो, एन को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जैसे यहां एन नीचे है ना, तो मैं यहां एन से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां एन से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां एन से मल्टीप्लाई, इधर से कट जाएगा ये, तो एन इधर आ जाएगा। मतलब मैं डायरेक्ट रिलेशन यूज कर रहा हूं, क्या यहां पर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर, सही है। सीपीएम माइनस सीवीएम तो आर होता है, पर मोल के लिए है, और ये क्या है, सीपी माइनस सीवी, टोटल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, टोटल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो तुम्हें एनआर लेना पड़ेगा, मतलब यहां से मोल से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको ये फॉर्मूला अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो ये ध्यान रखो, मोलर हीट कैपेसिटी का जो डिफरेंस है वो आर होता है, जितने मोल दिए जाएंगे, अगर आपको हीट कैपेसिटी का डिफरेंस पूछेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 2 मोल पूछा तो एन 2 आ जाएगा। चाहो आपकी इच्छा हो तो ये फॉर्मूला भी याद कर लो, फॉर्मूला लिख तो दिया मैंने, आपकी इच्छा है याद करना है नहीं करना है।
ठीक है। अगर सीपी माइनस सीवी बोलें तो एनआर और सीपीएम माइनस सीवीएम बोलें तो आर। ठीक है, दो लिखे आपके सामने। ठीक, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशन, देखो जरा। ये सीटी मतलब टोटल हीट कैपेसिटी है। एन क्या है आपका सीएम और डब्ल्यू क्या है आपका एन इंटू सीएम और डब्ल्यू इंटू सीएस, ऐसा है। अब ये रिलेशन कहां से आया उसके लिए अगर आपको देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो। क्या सीटी क्या होता है? टोटल हीट कैपेसिटी। सी या सीटी बात बराबर है। ये होता था प्लस क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, सी एम क्या होता था? प्लस क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। और सी एस क्या होता था? प्लस क्यू अपॉन डब्ल्यू डेल्टा टी। अगर मैं आपसे यहां से क्यू अपॉन डेल्टा टी पूछूं तो ये क्या है? सीटी। यहां क्यू अपॉन डेल्टा टी पूछूं, यहां से क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो क्या बोलोगे? एन इंटू सीएम। और यहां से क्यू अपॉन डेल्टा टी पूछूं तो क्या बोलोगे? डब्ल्यू इंटू सी एस। तो देखो जरा, क्यू अपॉन डेल्टा टी यहां का, भाई ये तो सेम वैल्यू होंगे ना, क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये तीनों वैल्यू बराबर, क्यू अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू बराबर ना, तो सीटी एनसीएम डब्ल्यू सी एस। ठीक है, बहुत आसान है। अगला देखो जरा, सीएम इज इक्वल टू एम डब्ल्यू मतलब मॉलिकुलर वेट। क्या है ये बेटा? मॉलिकुलर वेट। तो सीएम मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट इंटू सीएस। ये कहां से आया? ये तुम्हारे सामने लिखा, देखो। अगर मैं इस रिलेशन को यहां उठा लूं, एनसीएम इज इक्वल टू डब्ल्यू सी एस होता है, तो मोल्स को मैं नीचे ले जा रहा हूं, तो सीएम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एनसीएस। अब बताओ जरा, मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट अपॉन मोल क्या हो जाएगा? मॉलिकुलर वेट, है ना। तो ये जो पार्ट है, ये इतना, इसको मैं क्या लिख रहा हूं? मॉलिकुलर वेट। तो सीएम इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट इंटू सीएस, खत्म कहानी। ठीक है, तो यही जो रिलेशन है वो यहां लिख दिया मैंने। क्लियर? बहुत आसान है, बस ये रिलेशन कैसे आया वो मैंने बता दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो तो अच्छी बात है। आइसोथर्मल के लिए हीट कैपेसिटी सी क्या होती है? आप मुझे सी का फॉर्मूला बताना जरा, क्या होता है? सी होता था तुम्हारा प्लस क्यू अपॉन डेल्टा टी। और आइसोथर्मल में डेल्टा टी तो तुम्हारा जीरो है। अगर डेल्टा टी जीरो पुट करोगे तो यहां क्या आ जाएगा? इंफिनिटी। सिंपल सा। आइसोबैरिक में क्या होता है? सी को हम सिंपल सीपी बोल देते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। आइसोगोरिक में सी को क्या बोल देते हैं? सीवी बोल देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एडियाबैटिक में क्या होता है बताना जरा? सी का फॉर्मूला होता है प्लस क्यू बाय डेल्टा टी। और एडियाबैटिक वो प्रोसेस होती है जहां क्यू जीरो होता है, और क्यू जीरो तो सी जीरो हो जाता है। देख लो आप, सिंपल है बिल्कुल, रिलेशन पर बेस्ड है ना। नोट कर लो जल्दी से, आगे बढ़े। अगला है, अगर आपको मान लो गैसियस मिक्सचर दिया है, ठीक है, आपको गैसियस मिक्सचर दिया है और उस गैसियस मिक्सचर में डिफरेंट टाइप की गैसेस भरी हुई हैं, तो अगर तुम्हें उनका मिक्सचर का सीवी निकालना है, मिक्सचर का सीपी निकालना है, या मिक्सचर का गामा निकालना है, गामा आपके लिए एक नई चीज आ गई। ठीक है, गामा को बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। इसको हम अभी एडियाबैटिक प्रोसेस में कवर करेंगे। ये सीपी सीवी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहां फॉर्मूला लिख दिया, आगे आप समझ जाओगे इस चीज को, है ना। सीवीएम कैसे निकालोगे? मिक्सचर का मान लो दो गैसेस हैं, या तीन हैं, या चार हैं, या पांच, जितनी भी गैसेस हैं, तो N1 CV1 प्लस N2 CV2 एंड सो ऑन। N1 क्या है? मोल्स। N होते हैं मोल्स, और सीवीएम आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहली गैस के लिए, दूसरी गैस के लिए, ऐसे ऐसे करते जाओ और टोटल मोल से नीचे डिवाइड कर दो। सीपी मिक्सचर भी सेम यही फॉर्मूला है, बस सीवी की जगह सीपी आ जाएगा। और गामा मिक्सचर का फॉर्मूला होता है सीपी मिक्सचर अपॉन सीवी मिक्सचर। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपका। एक बार देख लो आराम से, गामा के बारे में भी डिटेल में हम समझने वाले हैं आगे बढ़ के। सीवीएम कैसे निकाला मिक्सचर का, सीपीएम कैसे निकाला, ये फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखना और सीधा ये अप्लाई करना है। ठीक है, सिंपल सा है, बस एक बार नोट कर लेना इसको, आगे अब आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ो जरा न्यूमेरिकल को और जरा पॉज करके ट्राई करो। ट्राई करोगे तो खुद से बनाओगे ना तो अच्छा लगेगा आपको जब मैं आंसर लिखूंगा, तो साथ साथ पढ़ते जाओ, एकदम झमाझम कार्यक्रम चल रहा है। क्या पूछा है? डेल्टा यू पूछा है। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होगा बताना। चलो आगे थोड़ा पीछे चलते हैं, आपको याद दिलाते हैं आपकी शक्तियां। देखना जरा इधर, इस फॉर्मूले को तुम एडिट करके क्या लिख सकते हो बताओ। क्यूवी क्या है? क्यूवी तुम्हारा होता है डेल्टा यू, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू। एन डेल्टा टी उधर ले जाओ
तो QV को मैं लिख रहा हूं क्या, डेल्टा U इज इक्वल टू N CVM डेल्टा T। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी यही है, मतलब इसको मैंने रीअरेंज कर दिया। तुरंत इसको नोट करो, डेल्टा U क्या होता है, N CVM डेल्टा T। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी को हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसी टाइप से एक फॉर्मूला और बन जाएगा इसका, देखो ये, इसको भी बना लो। क्या बना पाओगे बताओ, साफ साफ दिख रहा है आपको, बताओ। QP को क्या लिखोगे, डेल्टा H, और N डेल्टा T उधर ले जाओ, तो डेल्टा H इज इक्वल टू N CPM डेल्टा T, N CPM डेल्टा T, ऐसा दिखेगा आपको, देखो। तो डेल्टा U क्या होता है, N CVM डेल्टा T, और डेल्टा H क्या होता है, N CPM डेल्टा T। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब हमें अप्लाई कौन सा करना है, ये वाला N CVM डेल्टा T, ठीक है। कहां गया, इसमें न्यूमेरिकल में है ना, ध्यान से देखना जरा। मुझे बताओ डेल्टा U निकालना है, CP दे रखा है, लेकिन फॉर्मूला तो ये होता है N CVM डेल्टा T, ठीक है। और ये कैलोरी पर मोल दे रखा है ना, तो एक्चुअल में ये CPM ही दे रखा है आपको, है ना, पर मोल दिया है। तो N CVM डेल्टा T, बताना N कितना, 5। CVM आप अलग से निकाल लो, कैसे, CPM माइनस CVM इज इक्वल टू R। CPM 7 है कैलोरी पर मोल में, CVM निकालना है, और R होता है 2 कैलोरी पर मोल में, वैसे गिवन है आपको, देखो। तो यहां से बेटा CVM आ गया तुम्हारा 5, ये उधर ले जाओ, 2 इधर ले आओ, है ना, 5 हो जाएगा। तो 5 ये हो गया, और CVM भी 5 आ गया। डेल्टा T कितना है, 10 और 20, 10 और 20 का डिफरेंस कितना होगा, 10 होगा ना, 10। अब आप ये मत बोलना कि सर आपने केल्विन में क्यों कन्वर्ट नहीं किया, अरे डिफरेंस ले रहे हैं, डिवीजन या मल्टीप्लाई में आपको केल्विन करना पड़ेगा। डिफरेंस में चाहे तुम डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस लो, या फिर केल्विन में कन्वर्ट करके, बात तो बराबर ही आएगी डिफरेंस में, है ना। तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। क्या बात है, 25 इंटू 10 250। किसमें आया ये, कैलोरी, देख लो जरा, इन कैलोरी पूछा था उसमें आया, समझ गए। ये कहानी अलग से ध्यान रखने वाली है, कौन सी, ये वाली, ये आपको अलग से निकालना पड़ेगा। पहले CP दिया था, CV फॉर्मूले में होता, तो ये निकाल के यहां पुट करना है, समझ गए। चलो आगे बढ़े, एडियाबैटिक प्रोसेस अब आ गई। अब ध्यान से समझना जरा, एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। ध्यान से देखो, मुझे बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या 0 होता था, Q 0 होता था। एडियाबैटिक में Q 0 होता है। ऐसी प्रोसेस जिसमें ना तो हीट एब्जॉर्ब हो ना ही रिलीज हो, आइसोलेटेड सिस्टम हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आपको क्वेश्चन में अगर कहीं साफ साफ चमकता हुआ लिखे क्या, इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड कंटेनर मतलब ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या ना ही रिलीज हो रही है, ठीक है। इंसुलेटेड कंटेनर भी दिखे तब भी आप बोल देना, ठीक। तो Q क्या है बेटा, 0। Q क्या है तुम्हारा, 0, ठीक है। तो मुझे बताओ जरा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, Q प्लस W। अगर Q 0 है तो इस W को W एडियाबैटिक लिख सकता हूं मैं। इस वाली बात को मैं एक बार पहले बता चुका हूं, खैर आपको एक बार फिर लिख रहा हूं, डेल्टा U इज इक्वल टू W एडियाबैटिक, ठीक है। और डेल्टा U जो होता है वो होता है NCV डेल्टा T, तो W एडियाबैटिक क्या आएगा, NCVM लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, NCVM डेल्टा T। तो एडियाबैटिक का जो वर्क निकलता है वो किससे निकलता है, इस फॉर्मूले से। लेकिन अब तुम्हें इसमें यह समझने की जरूरत है कि ये जो डेल्टा T होता है ना, ध्यान से सुनना जरा, अब यहां पर लोग फंसने लगते हैं यहां से। एडियाबैटिक का वर्क निकलता है इसी फॉर्मूले से, NCVM डेल्टा T, लेकिन टेम्परेचर जो होता है वो आपको डेल्टा T रेयरली ही किसी क्वेश्चन में दिया जाता है, अदरवाइज आपसे इनिशियल या फाइनल टेम्परेचर में से कोई एक टेम्परेचर निकलवाते हैं। तो वो जो टेम्परेचर निकालने के तरीके हैं वो इरिवर्सिबल में अलग होते हैं, रिवर्सिबल में अलग होते हैं। ध्यान से सुनना जरा, यहां लोग फंसते हैं। NCVM डेल्टा T ये फॉर्मूला रिवर्सिबल वर्क का भी है और इरिवर्सिबल वर्क का भी है, लेकिन टेम्परेचर निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना जो बात मैं बोल रहा हूं।
अभी मैं आपको सिखाऊंगा इसमें कि टेम्परेचर इरिवर्सिबल में कैसे निकालते हैं, फाइनल टेम्परेचर, और रिवर्सिबल में कैसे निकालते हैं। अभी अपन धीमे धीमे चल रहे हैं आगे, है ना, एकदम से जंप मत करो। बस मैंने हिंट दे दिया आपको कि फॉर्मूला यही लगता है, लेकिन टेम्परेचर में यहां दिक्कत आती है, और दिक्कत दूर कैसे करेंगे, मुझे देखते रहेंगे तो दिक्कत दूर हो जाएगी। चलो ध्यान से आगे बढ़ रहे हैं। आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबैटिक, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस को अगर मैं कंपेयर कराऊं किससे, आइसोथर्मल प्रोसेस से, तो कंपैरिजन कैसे कराते हैं ध्यान से देखना जरा। इसमें एक्चुअल में ऐसा होता है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक, और एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती है वो होता ऐसा ही है लेकिन आइसोथर्मल के नीचे रहता है। होता ऐसा ही है लेकिन आइसोथर्मल के नीचे रहता है ग्राफ, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, अगर मैं इसको 1 लिखूं और इसको 2 लिखूं तो 1 वाला क्या है, आइसोथर्मल का है, और 2 वाला ग्राफ किसका है, एडियाबैटिक का है। अब ऐसा क्यों होता है कि आइसोथर्मल का ग्राफ ऊपर और एडियाबैटिक का ग्राफ नीचे होता है, तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें समझना होगा गामा के बारे में। समझ रहे बात को, ये आइसोथर्मल का ऊपर होता है, एडियाबैटिक नीचे होता है, ऐसा क्यों, इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे गामा से, जिसको होता है पॉइजन रेशियो, और उसको एक्सप्लेन करते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से, है ना। तो आगे बढ़े, तो इस वाली चीज पर अभी हम वापस आएंगे। बस अभी देख लो कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में आइसोथर्मल ऊपर, एडियाबैटिक नीचे होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना आप बात को, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपको पीछे वाला ग्राफ फिर क्लियर समझ में आएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है मोड ऑफ मूवमेंट। मोड ऑफ मूवमेंट मतलब कोई भी गैस किस तरीके से मूवमेंट कर सकती है। तो बेटा हम 2 टाइप के मूवमेंट कंसीडर करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन। एक वाइब्रेशनल मोशन भी होता है लेकिन उसको अपन डिस्कार्ड करते हैं, सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन और कौन सा, रोटेशनल मोशन। कोई भी गैस 2 टाइप के मोशन करेगी, या तो ट्रांसलेशन या रोटेशनल। ट्रांसलेटरी मोशन में आप जानती हो जैसे 3 कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो एक्स कोऑर्डिनेट में भी जा सकती है गैस, वाई में भी जा सकती है, जेड में भी जा सकती है, ठीक है, अगर हमने ओरिजिन पे गैस रख दी है तो, ऐसा समझने के लिए बोलते हैं। और रोटेशन में जो बॉन्ड का रोटेशन है उसके अलोंग हमें चेक करना है, ठीक है। तो धीमे धीमे अपन सीखेंगे सारी चीजें। पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम की बेसिक डेफिनेशन में यहां लिख रहा हूं, क्या, मोड ऑफ मूवमेंट, बस एक लाइन का ही है, क्या, मोड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब गैस का मूवमेंट कैसा कैसा हो सकता है। अब ध्यान से समझना जरा, पहले तो ये बता दो मुझे गैस कैसी कैसी हो सकती है। देखो, एक तुम्हारी गैस हो सकती है पहली मोनो एटॉमिक। कैसी, मोनो एटॉमिक, मतलब एक ही एटम हो, और एक ही एटम होगा तो गैस का जो एटम है उसको हम स्फेरिकल मान लेंगे। जैसे मोनो एटॉमिक गैस का मतलब जैसे आपकी इनर्ट गैसेस, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इनर्ट गैसेस मैंने ली, हीलियम, नियोन वगैरह, इनर्ट गैसेस, ठीक है। और क्या हो सकती है आपकी, डायटोमिक गैस, मोनोएटॉमिक हो सकती है, डायटोमिक गैस हो सकती है। मोनोएटॉमिक मतलब एक ही एटम हो, जैसे आपकी इनर्ट गैसेस हो गई। डायटोमिक मतलब 2 एटम हो, जैसे आपकी H2 हो जाए, ठीक है, HF HCl हो जाए, N2 हो जाए, ठीक है, O2 N2 हो जाए, पहले O2 लिख दो, O2 हो जाए, N2 हो जाए, ये तुम्हारी डायटोमिक गैस, Cl2 हो जाए, इस टाइप की, ठीक है, ये तुम्हारी डायटोमिक गैसेस हैं। और क्या हो सकती है, ट्राइएटोमिक गैस हो सकती है 3rd नंबर पे, ट्राइएटोमिक। अब ट्राइएटोमिक में भी 2 हो सकती है, तो पहले लिख रहा हूं ट्राइएटोमिक लीनियर। ट्राइएटोमिक लीनियर मतलब जैसे CO2, CO2 ऐसा दिखता है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो। चौथी क्या हो सकती है, ट्राइएटोमिक में ही नॉन लीनियर। ट्राइएटोमिक में ही क्या हो सकती है, नॉन लीनियर, जैसे SO2, SO2 कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है SO2। तो इस टाइप से आपकी गैसेस हो सकती है। अब आप ध्यान समझना, एक एक करके मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मोनोएटॉमिक गैस, जैसे कहां गया मोनोएटॉमिक, ध्यान से देखना जरा। मेरे पास एक एटम है, आप ये मान के चल लो ये है, ठीक है।
कोई बॉल वॉल नहीं पड़ी रूम में? नहीं, देखो ये है, दिख रहा है आपको? ये एक ही एटम है। तो अगर ये एक ही एटम है, ध्यान से देखना जरा, अगर ये एक ही एटम है स्फेरिकल, दिख रहा है ना, तो इसका मूवमेंट कैसे कैसे हो सकता है? अगर मैंने इसको ओरिजिन पे रख दिया, कोऑर्डिनेट आप ऐसे कंसीडर कर लो, मेरे पास ये 3 कोऑर्डिनेट है, ऐसे यहां पर बॉल रखी है, ठीक है? तो इसका ट्रांसलेटरी मोशन क्या क्या हो सकता है? ध्यान से देखना जरा, इसका ट्रांसलेटरी मोशन क्या क्या हो सकता है? देखो, इसका क्या क्या हो सकता है? इधर जा सकता है ये, ठीक है, इधर इधर, मतलब ये पूरी की पूरी एक एक्सिस लेनी, एक्स एक्सिस, अरे क्या हट गया, ये पूरी एक्स हो गई, ये पूरी वाई हो गई और ये पूरी जेड हो गई, ठीक है? ध्यान से देखना, समझना बात को, है ना? यहां पर बॉल रखी है, तो ये कैसे जा सकती है? एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर सकती है, चाहे प्लस या माइनस, एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर सकती है, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, 3 एक्सिस होती है, समझे कि नहीं? देखो ये बॉल है एक्स में, है ना, एक्स एक्सिस में, वाई में, दिख रहा है, वाई में और जेड में, एक्स वाई और जेड, ये 3 हो सकती है ना? तो इसका अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो एफ से लिखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो मोनोएटॉमिक के लिए 3 हो गई ट्रांसलेटरी, 3T मतलब ट्रांसलेशन, ठीक है? तो ट्रांसलेशनल वाली जो हो गई वो 3 हो गई। रोटेशनल वाली कितनी होंगी? क्या ये एटम कोई बॉन्ड बना रहा है क्या? क्यों? रोटेशन हम कौन सी वाले लेते? बॉन्ड का रोटेशन। तो क्या ये कोई बॉन्ड बना रहा है? नहीं भाई, अपनी एक्सिस पे तो घूमता रहेगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, घुमाते रहो। क्या इसका बॉन्ड है? क्योंकि हम बॉन्ड वाली कंसीडर करते हैं, तो इसका कोई बॉन्ड नहीं है, तो 3 ट्रांसलेटरी हो गई, ट्रांसलेशनल वाली 0 रोटेशनल, OR नहीं है ये, 0 रोटेशनल, टोटल कितनी हो गई? 3। ऐसे लिखना है ना, थोड़ा सा इसको खिसका भी सकते हैं ऐसा, लिटिल। तो क्या लिख दूं मैं यहां पर? 3 ट्रांसलेशनल वाली प्लस 0 रोटेशनल इज इक्वल टू 3, ठीक है? ऐसा होता है। डायटोमिक में चलते हैं, ध्यान समझना बात को, है ना? डायटोमिक में अगर बात करूं तो डायटोमिक में मेरे पास मान लो ये है, मैंने ले लिया H2 का मॉलिक्यूल, किसका? H2 का, इसका। तो ये है बेटा H2 का मॉलिक्यूल, ध्यान से देख लो, ये हाइड्रोजन दिख रहा है ना? हाँ, ये हाइड्रोजन, बीच में क्या है? बॉन्ड, H, सिंगल बॉन्ड H। ट्रांसलेशन वाले बता दो, ट्रांसलेटरी मोशन वाले कितने? एक्स एक्सिस ट्रांसलेशनल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 2 हो गई, जेड एक्सिस 3 मोड ऑफ मूवमेंट, 1 2 और 3, ठीक है? तो 3 हो गए क्या? 3T ट्रांसलेटरी वाले, है ना? 3T हो गए। R कितने हो गए रोटेशन वाले, बताना। क्या ये कोई बॉन्ड बना रहा है? यस, देखो ना बीच में साफ साफ चमकता हुआ सफेद कलर का बॉन्ड दिख रहा है। अब बताओ ये कैसे कैसे घूमेगा? एक तो ये अपनी एक्सिस पे घूमेगा ऐसे, भाई एक तो ये ऐसे घूमेगा ना ऐसे, तो ये वाली हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि पता नहीं चलेगा घूमा के नहीं अपनी एक्सिस पर। तो ये वाली जो है ना इस एक्सिस के अराउंड, इसको डिस्कार्ड करना है। कौन सी लेनी है? ये वाली। देखो आपको साफ साफ घूमता हुआ नजर आएगा, ये घूम रहा है। तो एक ये हो गया, ऐसे घूम सकता है इस एक्सिस के अलोंग, ठीक है? और एक ऐसा भी तो घूम सकता है, ये देखो, ये ऐसे, समझ रहे हो? देखो एक तो ये ऐसे घूम सकता है ऐसे अपने एक्सिस पर, तो ये वाला आपको पता नहीं चल रहा दूर से। अगर मैं घुमा भी रहा हूं ना तो भी नहीं पता चल रहा, आपको लग रहा है पकड़े हुए हूं, है ना? लेकिन अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो एक ये हो गया ऐसा, ठीक है? और एक ऐसा वाला, भाई एक ऐसा देख लो, ऐसे ऐसे घूमेगा जो ऐसे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसा इस टाइप से, देखो
समझ गए? तो 2 हो गई रोटेशनल वाली, तो 2r, 3 और 2 कितना 5। ठीक, ट्राइएटॉमिक लीनियर में चलते हैं। अच्छा, इसमें चाहे आप H2 ले लो या HF ले लो या O2 ले लो या N2 ले लो या Cl2, सबका सेम ही रहेगा। जैसे मैं अलग अलग आपको गैसेस दिखा देता हूं, देखो ये H2 मान लो, साइड एटम सेम है, साइड एटम डिफरेंट हुए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैं इसको हाइड्रोजन बोल रहा हूं, इस वाले को हाइड्रोजन, और इस वाले को मैं Cl बोल दूं या F बोल दूं, है ना, HF, ये HF का मॉलिक्यूल है, ये H हो गया, ये F हो गया, तो डिफरेंट होने से कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम पे फर्क नहीं पड़ेगा भाई। X Y Z, 3 हो गई ट्रांसलेटरी वाली, रोटेशन वाली एक ये, ठीक है, और एक ये वाली, एक ऐसी और एक ऐसी, अपनी एक्सेस वाली मानेंगे नहीं, है ना। अब O2 N2 भी आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हो गया तुम्हारा O2, डबल बॉन्ड बना रखा है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो ये O2 हो गया। तो एक्स एक्सिस में जाओ, चाहे वाई में जाओ चाहे जेड में जाओ, ट्रांसलेटरी मोशन वाले तो 3 ही होने, इसके भी, O2 के भी। और रोटेशन में कौन सा लोगे आप? एक तो ये वाला ऐसे घूमेगा और एक ऐसे घूमेगा। कौन सा वाला? एक ऐसे घूमेगा, ये वाला, ठीक है, एक ऐसे घूमेगा और एक ऐसे घूमेगा। ठीक, तो वही सेम रहेगा। अगर N2 आ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर N2 आ गया ना, ये 3 बॉन्ड बने हुए हैं, देख लो, देख रहे हैं 360 डिग्री व्यू, देखो ये 3 बॉन्ड बने, तब भी कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ट्रांसलेटरी 3 ही रहेंगे। रोटेशन वाले कौन से? एक ऐसा ऐसे घूमेगा और एक ऐसा वाला, अपनी ही एक्सिस का नहीं मानेंगे, है ना। तो कोई सा भी आ जाए, डायटोमिक में चाहे एक बॉन्ड हो, दोनों एटम सेम हो, एक बॉन्ड के साथ दोनों एटम डिफरेंट, चाहे 2 बॉन्ड हो चाहे 3 बॉन्ड हो, कोई दिक्कत नहीं, यही रहेगा हमेशा आंसर। ट्राइएटॉमिक लीनियर वाला जो है ना, वो बेटा डायटोमिक जैसा ही है। देखो जरा, अगर मैं बोलूं आपसे ट्राइएटॉमिक लीनियर, ये है CO2, ये तुम्हारा हो गया कार्बन और इनको मान लो ऑक्सीजन, ठीक है, बीच में कार्बन, ये दोनों ऑक्सीजन, तो ये वैसे ही तो हो गया जैसा अभी देखा था, ये सारे डायटोमिक वाले। क्यों? ट्रांसलेटरी मोशन वाले तो 3 होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। रोटेशन वाले एक ये, ध्यान से देखना, एक ये, ठीक, और एक ये, 2 अपनी एक्सिस वाला डिस्कार्ड कर देंगे, खत्म कहानी। देखो, तो CO2 के लिए भी सेम यही आंसर है, ठीक है, तो ऐसे कर देता हूं, 3T 2R, सेम यही। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर में चलोगे, SO2, तो SO2 तुम्हारा ऐसा हो गया, देख लो जरा ध्यान से, जो मैंने पकड़ा है वो सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, तो SOO, SO2 हो गया। अब ध्यान से देखना जरा, ट्रांसलेटरी मोशन देखना, ट्रांसलेटरी, एक ऐसा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, ठीक है। रोटेशन देखना अब आप, एक ये वाला दिख रहा है, ऐसे जाएगा जो ये, तो ये रोटेशन वाला हो गया, एक ये हो गया, एक रोटेशन हो गया आपकी ऐसे, देखो 2, देखो एक ये हो गई, एक ये हो गई, और कौन सी बची? एक ये वाली, देखो देखते जाओ, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ऐसी, समझ गए। तो 3 आ जाएंगी इसमें तुम्हारी रोटेशनल वाली, है ना। तो यहां मैं लिख रहा हूं क्या, 3 ट्रांसलेटरी मोशन वाली और 3 रोटेशन वाली, मतलब टोटल कितनी हो गई? 6। तो इसमें 3, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 6, 3 5 5 6, एक बार बोल दो मेरे साथ, 3 5 5 6, ये होता है। CV कैसे निकलता है आप देखो जरा, CV का बेटा यहां लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला, CV होता है, यहीं लिख दूं, थोड़ा सा इसको खिसका लेते हैं साइड में, देखते जाना ध्यान से, है ना, देखना ध्यान से। CV जो होता है, CV तुम्हारा निकलता है FR/2, इससे निकलता है CV, FR/2 फॉर्मूला होता है। और CP आप जानते हो, CV+R, और ये CV/CP क्या है? CVM CPM है आपके, है ना। चलो बताना जरा, FR/2 से इसका आंसर बता दो सबसे पहले। इधर रखोगे FR/2 तो कितना? 3R/2, भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है ना, 3R/2, इसका क्या आएगा? 5R/2, और इसका आएगा, इसका भी 5R/2,
और इसका आएगा 6r/2, जिसको मैं 3r लिख सकता हूं। सिंपल। Cp कैसे निकलेगा? Cv प्लस r। भाई Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r होता है ना, तो ये 1 मोल के लिए इसको m ही लगा लो, CvM लिख लो, CpM तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। CpM माइनस CvM क्या होता है? CpM माइनस CvM r होता है, तो r ऐड कर दो इसमें Cv में, तो Cp आ जाएगा। तो इसमें r ऐड करना जरा, 3r/2 प्लस r 5r/2। और ये Cp निकाल कैसे रहे हो वो भी फॉर्मूला लिख लो, CpM माइनस CvM इज इक्वल टू r। तो ये तुमने यहां निकाल लिया, 3r/2 उधर ले जाओ तो प्लस आ जाएगा, मतलब अब आपको दिखेगा CpM इज इक्वल टू 5r/2। सही है। 3r/2 ये था, इधर ले गए, प्लस r हो गया 5r/2। 5r/2 में r जोड़ दो, 7r/2 ये हो जाएगा। वही तुम्हारा इसका रहेगा, और इसका 3r प्लस r 4r। सिंपल। गामा जो होता है उसको बोलते पॉइजन रेशियो, अभी पीछे बताया था मैंने। ये होता है रेशियो ऑफ CpM बाय CvM, ठीक है। गामा क्या होता है? पॉइजन रेशियो। ये होता है रेशियो ऑफ CpM अपॉन CvM, इससे निकलता है। तो क्या आएगा? 5r/2 डिवाइडेड बाई 3r/2, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो r/2 कट गया 5/3। इधर 7r/2 डिवाइडेड बाई 5r/2, मतलब 7/5। इधर भी सेम 7/5। इधर 4/3, ये आ जाएगा, ठीक है। गामा किसका ज्यादा है? 5/3, 7/5 और 4/3 में कौन सा सबसे ज्यादा है? ये। तो गामा मोनोएटॉमिक का ज्यादा होता है, फिर डाई आता है, फिर ट्राई आता है, ठीक है। ध्यान रखना, ट्राई में कौन सा? नॉन लीनियर वाला। डायटोमिक गैस या फिर ट्राइटोमिक लीनियर, इनका सेम ही होता है, तो इसलिए मैंने सब में ऐसे ऐसे कर दिया। ऐसे ऐसे का मतलब पता है ना क्या होता है? सेम। समझ गया कहानी डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड? सारी चीजें CvM, CpM, गामा वगैरह ये सारा निकालना आना चाहिए आपको, है ना। अब मैं आपको एक छोटी सी अंदर की बात और बता देता हूं, ठीक। क्या? अगर आपसे कभी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ ले, एक्चुअल में सिलेबस में तो नहीं है लेकिन कभी दिख जाए अगर आपको क्वेश्चन, तो किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3n। दिख रहा है आपको ये? नहीं। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3n। अब दिख रहा है? हां, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3n। यहां पर n क्या है? ये है नंबर ऑफ एटम इन गैस, ठीक है। जैसे मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक में कितने एटम है? एक ही एटम है। तो मोनो एटॉमिक के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेंगी? 3, ठीक है। तो 3 की 3 ये है, मतलब ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल। या एक काम करता हूं मैं, जब समझा ही रहा हूं तो थोड़ा और अच्छे से, मुझे खुद मजा नहीं आता जब अच्छे से नहीं समझाता हूं तो, है ना। इसको मैं यहां समझा देता हूं आपको बढ़िया से। एक पेज ऐड कर लेते हैं और क्या जा रहा है ना। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन कौन सी? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। TRV इज इक्वल टू होता है 3n। T मतलब ट्रांसलेशनल, R मतलब रोटेशनल, V मतलब वाइब्रेशनल। ये वाइब्रेशनल का मतलब क्या होता है? जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड, तो बॉन्ड में जो रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो उसमें स्ट्रेचिंग वगैरह होती है। बहुत अंदर की बात है लेकिन बस थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, उसमें वाइब्रेशन होता है ना। तो 3n टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो मुझे बताना जरा, अगर मैं मोनो एटॉमिक के लिए पूछूं, किसके लिए? मोनो एटॉमिक, फॉर मोनो एटॉमिक, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितनी हो जाएंगी? 3 इंटू कितने एटम है? 1, मतलब 3, ठीक है। अगर पूछें आपसे फॉर डायटोमिक, डायटोमिक और ट्राइटोमिक लीनियर सेम ही है ना। फॉर डायटोमिक और ट्राइटोमिक लीनियर, मैं एक ही केस बना देता हूं इसका क्योंकि सेम ही होते हैं। ट्राइटोमिक लीनियर, ठीक है। लेकिन यहां वाइब्रेशनल की बात है तो अलग अलग लेना पड़ेगा। अच्छा, वो तो सेम ही आ जाएगा, ट्राइटोमिक लीनियर। चलो ठीक है, डायटोमिक और ट्राइटोमिक लीनियर, ठीक है। इसमें टोटल कितनी हो जाएंगी?
अच्छा, वो डायटोमिक में 2 एटम, ट्राइटोमिक में 3 अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग बना लेते हैं केस, क्योंकि ट्राइटोमिक में 3 एटम है ना। डायटोमिक गैस ऐसा लिख लो। डायटोमिक के लिए कितना हो जाएगा? 3 × 2 6। टोटल 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स, क्या? एटम्स। n है नंबर ऑफ एटम्स, तो 3 × 2 कितना हो गया? 6। फॉर ट्राइएटोमिक, ट्राइएटोमिक लीनियर, ट्राइएटोमिक लीनियर मतलब कितने एटम? 3 एटम। तो इसमें टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल DOF कितनी? 3 × 3, सही ना, 9। और फॉर ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर, फॉर ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर कितनी हो जाएंगी? इसमें भी 3 × 3 9। अब ध्यान से सुनना, इधर आ जाओ अब जल्दी। ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ट्रांसलेशनल वाली, रोटेशनल वाली, वाइब्रेशनल वाली, सबका सम कितना होता है? 3n। ठीक है, 3 × 1 3 मोनोएटॉमिक, 3 × 2 डायटोमिक, 3 × 3 ट्राइएटोमिक, 3 × 3 ट्राइएटोमिक। इसमें टोटल कितनी है? 3। हमने कितनी निकाली थी? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, 3। मतलब मोनोएटॉमिक में कोई भी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती है, कोई भी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें बॉन्ड ही नहीं होते, बॉन्ड की वजह से वाइब्रेशन होती है ना। यहां टोटल कितनी है? 6। देखना जरा, टोटल फॉर डायटोमिक कितनी आई थी? 6। यहां कितनी है? 5। टोटल है 6। हमारी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल 5, मतलब एक आएगी वाइब्रेशनल, क्योंकि 2 एटम के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़े, ट्राइएटोमिक लीनियर में आ जाओ। टोटल है 9, आई थी 5। ट्राइएटोमिक लीनियर में 5 आई थी, है ना। टोटल है 9, आई थी 5, तो बाकी 4 कहां गई? वाइब्रेशनल DOF है वो, ऐसा। अगला, टोटल है 9, आई है 6, मतलब 3 क्या है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी होती है, समझ गया? ये थोड़ी सी चीज मैंने और बता दी यहां पर। ये तुम्हारी डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल वाली थी, और यहां पर मैं टेबल में ही ऐड कर देता हूं, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तो अपन पहले भी लिख चुके ना इतना। तो ये तुम्हारी F कौन सी वाली? T+R, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। और ये तुम्हारी F कौन सी वाली? वाइब्रेशनल। F कौन सी? वाइब्रेशनल। कितनी आएंगी देखना, यहां आएंगी 3 - 3 0, यहां आएंगी 6 - 5, 6 - 5 कितनी? 4, सही ना? सॉरी 6 - 5 4 कहां से हो गया? 1 होता है, क्या कर रहे हो? इसमें कितनी? ये कितनी थी तुम्हारी? 5। और ये कितनी थी? लीनियर 9, 9 - 5 4। ये कितनी थी? 6, और ये 9, 9 - 6 कितनी? 3। आप सारी कहानी समझ लो। ठीक है, इस टॉपिक को फिर खत्म करते हैं, आगे भी बढ़ना है हमें। ये तो एडिशनल टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, इसको नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं आपसे बोलूं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए 3n। कितने? 3n। कभी भी कोई पूछे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3n बोल दो। कोई पूछे कौन कौन सी है उसमें, बोलना ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी है, और वाइब्रेशनल भी। हमारे सर ने बताया था, तीनों है इसमें, 3n में तीनों है। ठीक है, अब अगर मोनोएटॉमिक है तो उसमें 3, लेकिन वो तीनों कौन सी? ट्रांसलेशनल। मतलब मोनोएटॉमिक में रोटेशनल और वाइब्रेशनल नहीं होती। ठीक है, अगला जरा यहां पर आओ। अगर मोनोएटॉमिक हो गया, डायटोमिक की अगर बात करें, ये क्या? डायटोमिक। डायटोमिक में टोटल 5 में से 3 कौन सी? ट्रांसलेशनल, और 2 कौन सी? रोटेशनल। 5 क्या हो गई? T+R। टोटल कितनी थी? 6। 6 में से 5 गया, 1 होता है, तो 1 हो गई तुम्हारी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इधर आ जाओ, इधर तुम्हारी 5 थी, ये तुम्हारी 9 आई थी, 9 - 5 4 तुम्हारी वाइब्रेशनल। ये तुम्हारी टोटल 6 थी, टोटल 9 आई थी, 9 - 6 3 तुम्हारी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया, जो प्योरली जेई एडवांस वाले बच्चे हो वही ये देखना। इसके अलावा जो अपने जेई मेन और नीट वाले बच्चे थे ना, ये वाली टेबल आपको देखनी है बस, और इस टेबल में आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखना है। ठीक है, इस वाली टेबल पर सिर्फ जेई एडवांस वाले ध्यान देंगे, है ना।
लिख देता हूं मैं, ओनली फॉर जेई एडवांस। ये वाली जो टेबल है ओनली फॉर जेई एडवांस, ठीक है। मेन वाले बच्चे ये वाइब्रेशनल वाली बातें छोड़ दें, ठीक है, और नीट वाले भी। आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ध्यान से देखना अब आप, है ना, क्या पढ़ रहे हैं हम, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना बात को, है ना। देख लेते हैं एक बार आगे कौन कौन से टॉपिक हैं, वरना फिर इसको अपन नेक्स्ट टर्न पे भी कवर कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि अभी वर्क भी निकालना है हमें, ठीक है, एडियाबैटिक का वर्क भी निकालना है, वर्क इन एडियाबैटिक, वर्क इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल, और अपने को प्रैक्टिस भी करनी है। अरे पॉलीट्रॉपिक फ्री एक्स में बहुत सारी चीजें भाई। तो एक काम करते हैं अपन, मामला आप अपन यहीं रोकते हैं आज, ठीक है। आप ये फॉर्मूले वगैरह रिवाइज और डिग्री ऑफ फ्रीडम रिवाइज कर लेना, फिर हम ये रिलेशन वाला नेक्स्ट टर्न पे पढ़ लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें हमें वर्क वगैरह भी निकालना है, ठीक है। यहां से हम नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में रिलेशन वगैरह से। तो यहां तक हमने बात कर ली और यहीं पर ही मैं आपको थैंक यू बोल देता हूं, ठीक है। आ जाओ। तो सभी लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू, आप यहां तक आए और आपने हमसे कई सारी चीजें सीखी, एकदम जलवा है भाई, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूं क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने वेलकम किया आपका, ठीक है, आप लोग आए तो वेलकम जरूरी है ना, बड़े लोग हो भाई। एंथैल्पी के बारे में चीजें हमने समझी, ठीक है, एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, क्या स्टेट फंक्शन होता है, और रिलेशन डेल्टा एस डेल्टा यू का क्या होता है। उसके बाद हमने एंथैल्पी एंट्रोपी का, ये सॉरी एंट्रोपी कहां से आ गया, एंथैल्पी इंटर एनर्जी का रिलेशन देखा, उसका न्यूमेरिकल किया। न्यूमेरिकल अच्छे से देख लेना कैसे किया मैंने, 1000 क्यों डिवाइड किया, क्योंकि किलो जूल में था, ठीक है। अगर नॉन आइडियल गैस है या प्रेशर वॉल्यूम वेरी कर रहा हो तो इस तरीके से अप्लाई करना है। और एक और मैंने न्यूमेरिकल कराया डेल्टा एच डेल्टा यू का, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। फिर हमने हीट कैपेसिटीज के बारे में समझी सारी चीजें, हीट कैपेसिटीज कैसे कैसे निकालते हैं, सारी हीट कैपेसिटी मैंने आपको समझाई आज के लेक्चर में, ठीक है, दुनिया भर की जितनी होती है। मेयर रिलेशन, हीट कैपेसिटी से रिलेटेड पॉइंट, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एनआर, जबकि सीपीएम माइनस सीवीएम इज इक्वल टू आर। मेयर रिलेशन वो वाला होता है। रिलेशन बिटवीन सीटी, सीएम, सीएस, ये सारी मतलब फॉर्मूले बेस्ड सारी चीजें हैं। यहां भी मैंने समझाया आपको आइसोथर्मल आइसोबैरिक सबके लिए हीट कैपेसिटी कैसे लिखते हैं। ये जो सी है ना, ये सी टोटल हीट कैपेसिटी है ना। फिर अपन ने सीबीएम सीपीएम लिखा, कैसे लिखना है वो तरीका मैंने बता दिया, गामा मिक्सचर निकालना सिखा दिया था। न्यूमेरिकल किया अपन ने कैसे अप्लाई करना है आपको, ठीक है। फिर अपन चले गए एडियाबैटिक प्रोसेस में, ये समझने के लिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती, वर्क कैसे निकलता है। ये जो चीज है ना, ये नेक्स्ट टर्न पे सिखाऊंगा कि टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए कैसे निकालते हैं, रिवर्सिबल के लिए कैसे निकालते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे। और ये आइसोथर्मल का कर्व होता है, ये एडियाबैटिक का होता है, ठीक। इसको भी हम नेक्स्ट टर्न पे कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको ये बताया नहीं है कि एडियाबैटिक नीचे क्यों आता है, क्योंकि उसके लिए आपको गामा पढ़ना था, तो मैंने अभी आपको गामा ही पढ़ाया है। गामा के बाद हम रिलेशन डेवलप करेंगे ना नेक्स्ट टर्न पे, तब आपको ये ग्राफ समझ में आ पाएगा अच्छे से। अभी बस आप ऐसे देख लो कैसा होता है। फिर हम चलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम समझने के लिए। तो सारी टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताई है, ठीक है, जिसमें से जेईई मेन वालों के लिए ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बस इतनी टेबल, ठीक है। ये वाली टेबल पूरी जेईई मेन और नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये जेईई एडवांस वालों के लिए बता दिया कि अगर कभी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बातें आ जाएं तो ऐसे करना है। मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होती है, और ये तो आपको पहले से पता है। 3n निकाल लो आप अलग से, इनको माइनस कर दो तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगी, ठीक है। बाद में फिर हमने आपको थैंक यू बोला, ठीक है। तो अच्छे से इस वाले लेक्चर को नोट्स बनाना है इसके बढ़िया तरीके से, और रिवाइज करना, ठीक है। नोट्स अच्छे तरीके से बनाओगे तो आपको आगे आने वाले टाइम में रिवीजन में आपको अच्छा लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। बार बार लेक्चर देखोगे तो भाई बोर हो जाओगे आप भी, कि बार बार वही लेक्चर देख रहे हो आप। ठीक है, आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हो, लेकिन आप नोट्स बना लो, उससे ही पढ़ लो, तो दोबारा लेक्चर देखने का आपको वो रहेगा ना, कि दोबारा लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा। आपने एक बार लेक्चर देखा, नोट्स बना लिए, ठीक है। अब नोट्स बनाते टाइम अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप फिर से देख लो लेक्चर। अब लेकिन ऐसा नहीं कि इसी लेक्चर को बस ऐसे देखे जा रहे हैं, अच्छा सर अच्छा पढ़ा रहे हैं भाई एकदम, बस आप देखते रहेंगे, ऐसे नहीं। काम तो तुम्हें ही करना ना, हम तो बस पढ़ा ही रहे हैं, काम तुम्हें करना है पूरा। क्या काम करना है तुम्हें? जो भी आप लेक्चर देख रहे हो ना, उसके नोट्स बनाना अच्छे से,
खुद के नोट्स होने चाहिए भाई, खुद के नोट्स होंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, आगे आने वाले समय में भी पूरी जिंदगी भर आपको गर्व महसूस होगा कि हाँ ये हमारे नोट्स हैं। तो खुद के नोट्स बनाओ, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ा करो कि भाई हमें कहीं से नोट्स मिल जाए, हमें कहीं से स्टडी मटेरियल मिल जाए ना। खुद के नोट्स बनाओ, आपको पता ही है, सारी बुक्स आपको पता है कौन कौन सी लगानी है ना, सारे आपको मटेरियल आपके पास है। आपको चाहिए क्या है, आपको पढ़ना है बस, पढ़ाई के अलावा आप सारे काम करते हो, पढ़ाई छोड़ के बस सारे काम करते हो, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, ये मोटिवेशन वो मोटिवेशन। अरे सीधा मोटिवेशन पढ़ाई होता है, जो तुम्हारा काम है पढ़ना है तो बस पढ़ना है, उसके अलावा और कोई मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, मेहनत करनी है तो करनी है, उसके अलावा क्या ढूंढ रहे हो? मोटिवेशन कोई तुम्हें मोटिवेट कर देगा क्या? अगर तुम्हारी चाबी दूसरे के हाथ में है तो मतलब आप खत्म हो, फिर आदमी नहीं हो आप कोई इंसान नहीं हो। आपको कोई क्यों माने इंसान? भाई दूसरा आदमी कुछ बोल रहा है तो आप मोटिवेट हो रहे हो, दूसरा आदमी कुछ बोल रहा है बेकार सा तुम्हारे बारे में तो तुम डिप्रेस हो रहे हो। क्या भाई क्या चल रहा है जिंदगी में? तुम्हें अपने ऊपर कुछ है कि नहीं भरोसा? भाई सीधी सी बात है, अगर मान लो कोई सपोज कोई इंसान है, एक्स मान लेते हैं, लेट एक्स, अगर कोई इंसान है एक्स, वो इंसान ऐसा है कि उसको कोई बोल दे कि अरे तुम बहुत अच्छे हो तो एकदम फूल जाता है वो, और उसको कोई बोल दे भाई तुम बहुत बेकार हो तो एकदम मतलब डिप्रेस हो जाता है, अरे वो ऐसा बोल रहा है। तो तुम क्या हो भाई? तुम मतलब किसी को भी ऐसा करने दे रहे हो कि कोई तुम्हें मोटिवेट कर देगा तो तुम मोटिवेट भी हो जाओगे, और कोई तुम्हें बेकार बोल देगा तो तुम बेकार भी हो जाओगे। क्या यार, ऐसा तो मतलब स्टेट ऑफ माइंड रखो ना अपना, अपने ऊपर भरोसा रखो कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, और मुझे मेरा काम क्या है, पढ़ने का है। अरे यार अभी 11वीं 12वीं के बच्चे हो, क्या काम है तुम्हारे पास? तुम्हारे घर वाले क्या तुमसे ठेला चलवाते हैं कि भाई केले बेच के आ, या तुम्हारे घर वाले बोलते भाई अंडे का ठेला लगा ले, सर्दियां आ गई अंडे बहुत बिकेंगे? कुछ नहीं करा रहे ना घर वाले, तो तुम्हारे पास काम ही एक पढ़ने का है, तो तुम वही नहीं करवा रहे हो, तुम इधर उधर भागे जा रहे हो, दूसरा आदमी तुमको मोटिवेट करता है। बताओ क्या मतलब, क्या स्टेट ऑफ माइंड है तुम लोगों का? तो थोड़ा सा ध्यान रखो, मोटिवेट मत हो किसी से, सीधा बस इतना फोकस रखो कि मुझे पढ़ना है, मेरे पास पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं है, खत्म काम, इसके अलावा क्या मोटिवेशन लेना किसी से? सही है ना भाई? सीधी बात बोल रहा हूं मैं आपको, भली अच्छी लगे बुरी लगे, जो मेरा मतलब सोचना है वो यही है। अभी तुम्हारे पास जो टाइम है वो टाइम सिर्फ पढ़ने का है, सारी फैसिलिटी घर वालों ने दे ही रखी है, अब क्या बचा जिंदगी में? अब तुम उसी को यूज ना कर पाओ तो क्या? घर वालों ने इधर से दे रखी है, हमने इधर से दे रखी है, तो सारी फैसिलिटी तुम्हें अवेलेबल है, ऐसे और भी बहुत लोग दे रहे हैं तुम्हें फैसिलिटी, तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, तुम्हें पढ़ना नहीं है तो बस हो गया भाई, जयराम जी की, है ना? ऐसे नहीं करना भाई, पढ़ो अच्छे से, तैयारी करो ना भाई, तैयारी करना है तो अच्छे से करो, वरना छोड़ो भाई, क्या जरूरी है? हम तो यही करते रहेंगे, कभी अगर मौका मिले तुम्हें तो आके शकल देख लेना मेरी, हम तो यही करेंगे, आज भी कल भी परसों भी, 1 साल बाद 2 साल बाद, तुम्हें क्या करना है वो तुम डिसाइड करो ना, है ना? तो चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे तरीके से पढ़ा करो, और ये सारे लेक्चर अच्छे से नोट्स बनाओ इनके, खुद के नोट्स होंगे, खुद पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, रिवीजन आपका जल्दी हो जाएगा, आपको 10 बार लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा, आपका 10 बार किसी और का लेक्चर भी नहीं देखना पड़ेगा, आप बस सीधा फोकस करो। अगर आपको सच में कंटेंट अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ से डिलीवर कर रहे हैं, एक मतलब मान लो कि भाई इन्हीं सर का पढ़ना है, भाई कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई XYZ कोई भी हो, ऐसा नहीं बोलना कि मुझसे ही पढ़ना है। भाई कई लोग होते हैं, मतलब कई लोगों को मैं पसंद नहीं आता हूं, सही बात है, तो मैं थोड़ी ये मान लूं कि मैं बेकार हो गया हूं, है ना? सबका अपना अपना टेस्ट होता है ना। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम नोट्स बनाओ, अच्छे तरीके से उसको पढ़ो, अच्छे तरीके से उसको रिवाइज करो, ठीक है? जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना चीजें दिमाग में बैठेंगी, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, वहीं से कंटिन्यू करेंगे अपन। ओके बाय।